तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 हम सब पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हम लोग इसके पहले अपने 5 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट 6 है। देखिए ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो नेक्स्ट टाइम हमारे यानी कि 2021 में सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम्स को देने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो सिलेबस है हम लोगों ने टू द पॉइंट इसलिए भी कवर किया ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकें, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हिस्ट्री हमेशा से जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, बस इसी को थोड़ा सा इजी करने की कोशिश हम लोगों ने की है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं वीडियो को। तो इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल भारतीय इनिशिएटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है या पसंद आता है तो आप इसको अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं जिनको ज़रूरत हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग कवर करने जा रहे हैं पेज नंबर 63 को। ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 63, ठीक है। यहाँ पे 3.1 टॉपिक में लिखा हुआ है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सिंपली था नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं, उसको हम हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट इश्यू आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। आप सभी को पता होगा सॉल्ट मार्च के बारे में। यहाँ पे सिंपली ये बताया गया था कि सॉल्ट मार्च क्या था, आप सबको पता है। चलिए हम लोग कवर करते हैं इस पैराग्राफ को, ठीक है। फुल पैराग्राफ को देखिए महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट यूनाइट द नेशन। On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of these were of general interest, other were specific demands of different classes, from industrialists to peasants. ध्यान से देखिएगा कि बात जो है ये 31 जनवरी 1930 से थोड़े से पहले दिन की बात हो रही है कि महात्मा गांधी ने ये बात गैस कर ली थी कि जो सॉल्ट है हमारा, सॉल्ट काफ़ी पावरफुल सिंबल हो सकता है अगर आप किसी चीज़ को रिवॉल्यूशन के तौर पर लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि डेली बेसिस पर यूज़ होने वाला एक बहुत अच्छा फूड आइटम है और इसको उन्होंने क्या किया कि पावरफुल सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और ये चाहते थे कि हमारा देश जो है यानी हमारा जो नेशन है वो यूनिट हो जाए, ठीक है, सिंपली। तो उन्होंने इसको एक सिंबल के तौर पे लॉन्च किया और 31 जनवरी 1930 को क्या किया कि उन्होंने एक लेटर सेंड कर दिया वायसराय इरविन को, ठीक है। वायसराय इरविन उस टाइम जो थे उनको उन्होंने एक लेटर सेंड कर दिया जिसमें स्टेट किए थे उन्होंने 11 डिमांड्स, मतलब 11 शर्तें थी, ठीक है। तो उसमें से जो कुछ शर्तें थी या जो डिमांड्स थी उनकी वो जनरल इंटरेस्ट की थी, यानी आम आदमी के हक की बात हो रही थी उसमें, ठीक है। लेकिन कुछ जो थी वो थोड़ी सी स्पेसिफिक डिमांड की थी। अब ये स्पेसिफिक डिमांड यानी डिफरेंट क्लासेस की जो डिमांड्स थी वो क्या थी, तो इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉब्लम शामिल थी, थोड़ी सी कुछ पीजेंट्स के भी प्रॉब्लम थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो ये जो इन्होंने सॉल्ट को पावरफुल सिंबल की तरह यूज़ किया और उसके बाद और इतने तरह के जो क्लासेस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव बने और डिमांड्स को जब वहाँ पर कन्वे किया इन्होंने ये लॉर्ड इरविन के पास, तो वहाँ पे क्या हुआ कि द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग। देखिए तो क्या हुआ, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ इसके बाद। लेकिन इस समय जो आइडिया था डिमांड्स का वो काफ़ी बड़ा सोचकर कुछ किया गया था, वाइड रेंजिंग डिमांड था। मतलब सिंपली है, ऐसा नहीं है कि आप ये कर दीजिए हम वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम एंड एवरीवन कुड बी ब्राउट टुगेदर इन अ यूनाइटेड कॉम्पेन। देखिए उनका जो आइडिया था काफ़ी ब्रॉड था, महात्मा गांधी ने कुछ सोचकर ही ऐसा किया था। सिंबल के तौर पर उन्होंने लॉन्च किया था सॉल्ट को। इसमें क्या था कि ये जो था एक तरह का कॉम्पेन था, क्या था, यूनाइटेड कॉम्पेन। मतलब वो क्या चाह रहे थे कि कंट्री के जितने भी लोग हैं, ठीक है, हमारी इंडियन सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो पहचान पाएँ कि व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस और कैसे कॉलोनी जो है हमारे ऊपर रूल ओवर कर रही है ये, और सबको ब्राउट टुगेदर मतलब एक जगह पर लाकर वो सबकी थाउट को कॉमन कन्वर्ट करना चाहते थे। सिंपल समझ में आ रही है बातें, यहाँ पे देखिएगा। द मोस्ट स्टायरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड थी, ध्यान से देखिएगा, वो थी सॉल्ट टैक्स को हटाने के लिए, एबॉलिश करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, तो सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ फूड। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि जो पूरा का पूरा इनका मोटो था रिवॉल्यूशन का, वो मोटो ये था कि आप सॉल्ट टैक्स को यहाँ से रिमूव कीजिए या फिर डिक्रीज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो सॉल्ट है
वो पुअर और रिच सबके थ्रू इक्वली कंज्यूम किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब सबसे इम्पॉर्टेंट फूड आइटम है तो क्या होगा कि अगर आप इसी पे टैक्स इंक्रीज कर दीजिएगा या अपनी आप जो मोनोपोली है ओवर इट्स प्रोडक्शन, मतलब आप इसके मतलब प्रोडक्शन पे जो आपने अपनी मोनोपोली सेट की है, अगर आप कंटिन्यू इसको करते हैं तो यहाँ के पीजेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनकी स्थिति खराब हो जाएगी एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ऐसा महात्मा गांधी ने बोला था लॉर्ड इरविन को लेटर के थ्रू, जिसमें 11 डिमांड्स थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। ये जो टैक्स इंक्रीमेंट था सॉल्ट प्रोडक्शन और सॉल्ट सप्लाई पे, महात्मा गांधी ने इसको बहुत ही ऑपरेसिव फेस बताया ब्रिटिश का। बोला कि काफ़ी मतलब आप जो ये कर रहे हैं ना, ये काफ़ी अन्याय की बात है। मतलब सबको सप्रेस कर देना है और अपनी जितनी भी डिमांड्स हैं सभी के ऊपर इम्पोज कर देना, ऐसा कुछ मोनोपोली था गवर्नमेंट के वाइसराज और जो गवर्नर जनरल थे उनका। तो इसी के अगेंस्ट थे महात्मा गांधी। ये फर्स्ट पैरा हमारा यही चीज़ कवर करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैरा को। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे पूरा का पूरा क्या कवर किया गया। महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम। महात्मा गांधी ने जो लेटर दिया था वो जस्ट लाइक एन अल्टीमेटम था। अल्टीमेटम का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटम का मतलब होता है कि आपने किसी को फोर्सफुली कुछ बोला है, इसको आप चेतावनी बोल सकते हैं। ठीक है, इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11th मार्च, ध्यान से देखिएगा, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो महात्मा गांधी ने ये जो डिमांड है, देखिए बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्मार्ट तरीके से अल्टीमेटम के तौर पे उनको प्रोवाइड किया था। और यहाँ पे देखिएगा उनका कहना ये था कि अगर आप इन डिमांड्स को 11th मार्च तक फुलफिल नहीं करते हैं तो ये जो लेटर है सिंपल आप बता सकते हैं कि इसका रीज़न बनेगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का रीज़न बनेगा। अगर आप इसको 11th मार्च तक डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करवाते हैं देन। ठीक है, तो इरविन वाज, ध्यान से देखिएगा, इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। वहाँ पर देखिए इरविन जो थे वो बातचीत करना नहीं चाहते थे। नेगोशिएट का मतलब बातचीत करना। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। ध्यान से देखिएगा, तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि सबसे पहले जो सबसे फेमस सॉल्ट मार्च था उसको अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ क्या किया कि शुरू कर दिया। मतलब जो उनके विश्वास के लायक लोग थे उनको अपने साथ ले लिया और बहुत ही अच्छी एक इम्प्रेसिव जर्नी पे वो निकल पड़े। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट मार्च। तो देखिए गांधी जी का जो पूरा का पूरा ये मार्च था, ये क्या था कि ये कवर कर रहा था जो साबरमती आश्रम है महात्मा गांधी का, वहाँ से लेके गुजरात का एक कोस्टल टाउन है दांडी तक। ठीक है, इसमें लगभग 240 माइल्स कवर करना था, उससे ज़्यादा ही डिस्टेंस था, तो उनको यही जो डिस्टेंस है वो कवर करना था इस मार्च में। ठीक है, तो द वॉलंटियर्स जो है लगभग 24 डेज तक वहाँ पे वॉक किए थे। ठीक है, वॉलंटियर्स जो थे महात्मा गांधी के साथ 24 डेज तक ट्रैवल करते रह गए और लगभग 10 माइल्स अ डे, यानी कि दिन भर में वो लोग 10 माइल्स चल जाते थे। ठीक है, तो देखिए 1000 केम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप्स एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मीन्ट बाय स्वराज। ध्यान से देखिएगा, लगभग जहाँ जहाँ से महात्मा गांधी क्रॉस करते थे वहाँ पे लोग क्या करते थे, उनकी बातों को सुनते थे। जो भी वो वहाँ पर अनाउंस करते थे लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ उनकी बात को समझते थे और सुनते थे। और उनको जो है महात्मा गांधी क्या करते थे कि उनको स्वराज का मतलब बताते थे कि देखो भाई आपका खुद का जब राज होगा तो कैसा सिचुएशन होगा। और उनको बोलते थे कि देखिए पीसफुली जो है, मतलब गांधी जी जहाँ भी जाते थे तो वहाँ के जो रेसिडेंट हैं उन लोगों को बोलते थे कि पीसफुली आप डिफाई कीजिए ब्रिटिश को, यानी आप ब्रिटिश को क्या कीजिए, निगलेक्ट कीजिए। ब्रिटिश जितनी भी पॉलिसीज़ हैं आप उनको अवॉइड कीजिए और ब्रिटिश को सपोर्ट करना आप बंद कर दीजिए। इस तरह का जो है एक मतलब डिफाई जो है महात्मा गांधी पीसफुली उन लोगों से डिमांड कर रहे थे। ठीक है, जहाँ जहाँ वो क्रॉस करते थे सब जगह की बात है। तो ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी। देखिए याद रखिएगा कि 6 अप्रैल को वो दांडी के मतलब जो कोस्टल एरिया है गुजरात का, वहाँ पहुँच जाते हैं और क्या करते हैं कि वहाँ पर वायलेट करते हैं सॉल्ट लॉ को। ठीक है, काफ़ी सेरेमनियली, मतलब कहने का मतलब है कि काफ़ी अच्छे माहौल में, जैसे एज ए मतलब फेस्टिवल होता है ना, उस तरह से उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर वायलेट किया था सॉल्ट लॉ को। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉयलिंग सी वाटर, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि नमक के पानी को बॉयल करके, सी वाटर को बॉयल करके उन्होंने नमक का प्रोडक्शन भी किया था। ठीक है, नाउ अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे द इंडिपेंडेंस डे प्लेज 26 जनवरी 1930। हम लोग अब इसके बारे में देखेंगे आखिर ये प्लेज क्या होता है। प्लेज का मतलब आप बोल सकते हैं सिंपली ओथ, जिसको हम लोग शपथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो 26 जनवरी 1930 का जो प्लेज है, इंडिपेंडेंस डे का प्लेज है,
उसमें हम लोग कुछ समझिए तो सेल्फ एक तरह का मतलब रिजोल्यूशन लेते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक शपथ की तरह कि हाँ हम ये करेंगे, या फिर हमारा डिटर्मिनेशन हमारी कंट्री को लेकर ऐसा है। उसी के कंसर्न यहाँ पर पूरा का पूरा टॉपिक है। जो हमारा पूरा पोर्शन है वो प्लेज है, हमारे इंडिया का प्लेज। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या बोला जा रहा है। वी बिलीव दैट इट इज़ द इनलाइनेबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल एज ऑफ एनी अदर पीपल टू हैव फ्रीडम एंड टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर टॉयल and have the necessities of life so that they may have full opportunities of growth. We believe also that if any government deprives a people of these rights and oppresses him, the people have a further right to alter it or to abolish it. देखिए सिंपली देखिए यहाँ पर ये जो है अपने हक की बात की जा रही है। यहाँ पर मैं पहले फर्स्ट पैराग्राफ को कवर कर रहा हूँ। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि हमारा ट्रस्ट है कि कोई भी सोसाइटी हो, हमारे इंडिया का कोई भी सोसाइटी हो, ठीक है ना, तो यहाँ की जो मतलब जनता है, यहाँ के जो पीपल हैं, उनको एक अधिकार है, मतलब उनका एक ऐसा अधिकार है जिसको कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। यानी उनका एक राइट है कि उनको आज़ादी मिले, ठीक है। हर तरह से उनको क्या मिले, उनको आज़ादी मिले, ठीक है। यानी फ्रीडम और इन्जॉय करना है उनको अपनी आज़ादी को, ठीक है। और उनके जो डेली लाइफ्स हैं, उनकी जितनी भी आवश्यकताएं वो सारे कुछ जो है पूरी हो जाएं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनको आगे बढ़ने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कि वी बिलीव, मतलब हमारा ये विश्वास है, हमारा ये विश्वास है कि जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी कि जो भी सरकार है, अगर आप मान के चलिए कि अगर आपको यहाँ से डिप्राइव करती है सरकार, जो आपके पर्सनल राइट है उससे आपको डिप्राइव करती है, मतलब आपका अधिकार छीनती है, तो आपको पूरा पूरा हक है उसको बदलने का, या फिर आप उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए यहाँ से एबॉलिश इट, ठीक है, आप सिंपली उसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं या फर्दर अल्टर यानी बदल सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये कवर किया गया था। नाउ देखिएगा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ नॉट ओनली डिप्राइव्ड द इंडियन पीपल ऑफ देयर फ्रीडम but has based itself on the exploitation of the masses and has ruined India economically, politically, culturally and spiritually. We believe therefore that India must sever the British connections and attain पूर्ण स्वराज ऑन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो देखिए यहाँ से सेकंड पैराग्राफ में क्या कवर किया गया है, इसको समझेंगे हम लोग। यहाँ पे ये सिंपली बोला है कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार है उस, देखिए सिंपली ऐसा है कि उन्होंने क्या किया, ना सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, हम लोगों की इंडिपेंडेंस को भी उन्होंने छीन लिया, है ना। मतलब हम लोग को ऑपरेस करके रखा, हम लोग को फोर्सफुली सब कुछ करवाया। तो देखिए अब क्या है, इन्होंने क्या किया कि एक तरह से हम लोगों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन किया, ठीक है। और एक तरीके से नहीं किया, उनका एस्पेक्ट जो था वो मल्टीपल था। उन्होंने इकोनॉमिकली भी किया, पॉलिटिकली भी एक्सप्लॉयट किया हम लोगों को बहुत तरह से, ठीक है। यानी कल्चरल के बेस पे भी उन लोगों ने किया और रिलीजियस बेस पे भी किया। हर तरह से उन्होंने हम लोग को क्या किया, डिप्राइव कर दिया और हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पर ये बता रहा है कि अब पूरी तरह से हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एबॉलिश कर देना है सीवियर ब्रिटिश कनेक्शन को और पूर्ण स्वराज की मांग करनी है। यानी सिंपल है कि हमको टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। ये थी डिमांड हमारे इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 के प्लेज की, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैं बात कर रहा हूँ आपको फर्स्ट पैराग्राफ की, यहाँ पे देखिएगा ये पूरे पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, ईजिली कवर हो जाएगा ये पैराग्राफ। This marked the beginning of the civil disobedience movement. How was the movement different from the non-cooperation movement? People were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921 to 22, but also to break colonial laws. Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt, and demonstrated in front of the government salt factories. As the movement spread, foreign cloth was boycotted and liquor shops were picketed. Peasants refused to pay revenue, चौकीदारी taxes. Village officials resigned, and in many places, forest people violated forest law, going into reserve forest to collect wood and graze cattle. ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अब क्या होने वाला था, यहाँ पे बात ये होने वाला था कि सिंपली जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, फाइनली शुरू हो चुका था, ठीक है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट था, और किस तरह अलग था ये हम लोग देखेंगे। देखिए इस बार लोग जो हैं, इसलिए इस बार जो लोग हैं, ऐसा नहीं था खाली सिर्फ जो ब्रिटिश है उनको कॉपरेट करने से इनकार कर रहे थे, ऐसा नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से चाहते थे कि हमारे देश में जो कॉलोनी है, कॉलोनियल लॉ है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, सब कुछ जो है एक तरीके से नए तरीके से शुरू हो जाए, ठीक है। यानी वो थे सिंपली क्या करते थे कि जितने भी लॉज एंड ऑर्डर्स थे उन लोगों को सबको रिफ्यूज़ करेंगे कि हम नहीं मानेंगे, ठीक है। मतलब सिंपली उखाड़ फेंकना था ब्रिटिश लोगों को। तो आप देखिए कि कंट्री के जितने भी अदर पार्ट्स थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो है, वहाँ पे क्या हुआ कि सब जितने भी लोग थे ना, हज़ारों लोगों ने
सॉल्ट लॉ को क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, सॉल्ट लॉ को उन्होंने क्या किया, ब्रेक कर दिया। जो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का मतलब था कि सिंपली आप किसी भी टर्मिनोलॉजी को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जुड़ी हुई है आप नहीं मानेंगे। ठीक है, और जितने भी मतलब गवर्नमेंट जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट यूनिट्स थी, जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि सरकारी यूनिट था। ठीक है, तो वो नमक के जितनी भी फैक्ट्रीज थी उनके सामने उन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब वहाँ पे प्रदर्शन किया वहाँ पे उन लोगों ने। ठीक है, वहाँ पे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने का मतलब वहाँ पे जाकर मतलब बहुत सारे जुलूस निकालना, बहुत सारे प्रोटेस्ट करना, सब कुछ वहाँ पे किया। ठीक है, और जब ये मूवमेंट पूरी तरह स्पीड कर गया तो सिर्फ फॉरेन क्लॉथ को ही बॉयकॉट नहीं किया गया, मतलब विदेशी जितने भी कपड़े हैं उनका बहिष्कार कर देना है, नहीं यूज़ करना है, और हम लोग जो अपने कंट्री में बनते हैं उसी कपड़े को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लीकर शॉप्स जो हैं उनको घेर लिया गया। लीकर शॉप मतलब जो शराब की दुकानें होती हैं, वहाँ से उन लोग को टैक्स आता था। ठीक है, पीजेंट जो हैं उन्होंने चौकीदारी टैक्स और जो भी टैक्सेस थे उसको देने से इनकार कर दिया। ठीक है, विलेज के जो ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स, जमींदार लोग होते हैं, जितने भी कर्मचारी थे, सब लोगों ने क्या किया कि इस्तीफ़ा दे दिया, यानी सिंपली उन्होंने रिजाइन दे दिया, हम अब काम नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस में तो ऐसा हुआ कि फॉरेस्ट लॉ को भी लोगों ने तोड़ दिया। ठीक है, वे सिंपली क्या करने लगे कि जिस जगह पे उन लोगों को जाने के लिए मना था वहाँ भी उन लोग जाने लगे। मतलब लकड़ी कलेक्ट करना था उन लोगों को, पहले क्या करना था कि वो लोग को मना कर दिया गया था कि ना आप तो फॉरेस्ट से कुछ ले सकते हैं और ना आप इंटर कर सकते हैं विदाउट परमिशन, बट उसको भी उन लोगों ने वायलेट कर दिया, यानी पूरी तरह से प्रोटेस्ट जो है वो ऑन हो गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या कवर किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे कवर किया गया है, ध्यान से देखने लायक बात यहाँ पर ये है कि वरीड बाय द डेवलपमेंट द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। ठीक है, दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस। व्हेन अब्दुल गफ्फार खां, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored guards and police firing. Okay, many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Solapur attacked police posts, municipal buildings, law courts and railway stations, all structures that symbolize British rules. A frightened government responds with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 1 lakh people were arrested. ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो सिचुएशन था काफ़ी ज़्यादा मतलब पिटी हो गया था। तो देखिए ये जो लगातार इवेंट्स हो रहे थे, जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे, उससे कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब डर गई थी। तो उसने क्या किया कि एक एक करके सभी कांग्रेस लीडर को आराम से अरेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक वायलेंट क्लैश होना शुरू हो गया था। बहुत सी जगहों पर क्या हुआ कि मतलब इतना हिंसक होने लगा था सब कुछ कि बहुत वायलेंटली सब कुछ वहाँ होने लगा था। और आप बात कीजिए, और अब अप्रैल 1930 में क्या हुआ कि महात्मा गांधी के बहुत ही अच्छे जो है मतलब एक फ्रेंड है जिनको हम लोग अब्दुल गफ्फार खां के नाम से जानते हैं, जब उनको ब्रिटिश लोगों ने अरेस्ट किया तो समझिए कि ये एक टर्निंग पॉइंट आ चुकी थी। वहाँ पर जो बात था काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, तो पब्लिक जितनी भी थी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गुस्सा हो गई थी। और वो पूरा का पूरा जो एंग्री क्राउड है उसने क्या किया कि पेशावर की स्ट्रीट में ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन्होंने पुलिस की गोलियों का भी बहुत सारा सामना किया। ठीक है, यहाँ देखिएगा पुलिस फायरिंग का भी उन्होंने सामना किया, और बहुत सारी मतलब गाड़ियाँ और पुलिस की गोलियों से वो डर ही नहीं रहे थे। ठीक है, पूरी भीड़ जो थी एकदम उग्र हो चुकी थी वहाँ पर। ठीक है, और पूरी की पूरी पब्लिक जो है वो मतलब फेस करने के लिए क्या किया ना कि उन लोगों ने मतलब सड़क पर वो लोग उतर गए थे। ठीक है, वो लोग सड़क पे एकदम पूरी तरह से उतर गए थे कि नहीं, अब प्रोटेस्ट का रूप जो है वो ओपनली होना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ सबके लोगों में कंसेप्ट बन चुका था। तो बहुत सारे लोग तो उसमें मारे भी गए थे। देखिए बहुत सारे जो लोग ऐसे थे, एक मंथ के बाद जो है महात्मा गांधी को भी क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए है ना, यहाँ पे देखिए अ मंथ लेटर महात्मा गांधी को भी क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे सोलापुर के, वो क्या किया, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने क्या किया, जितने भी इंडस्ट्री के वर्कर थे उन्होंने जितने भी सिम्बोलाइज थे, जो भी पुलिस स्टेशन थे, जितने भी मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग्स थी, लॉ कोर्ट्स थे और रेलवे स्टेशन थे, सबको उन्होंने क्या किया कि पूरी तरह से उन लोगों ने पूरी तरह से हमला करना शुरू कर दिया। और जो गवर्नमेंट थी काफ़ी डर गई थी और उन लोग सोची कि अब क्या किया जाए। पूरी तरह से गवर्नमेंट जो है वो डर चुकी थी। अब डरने के बाद क्या हुआ कि उसने एक ब्रूटल रिप्रेशन का सिस्टम आजमाया, मतलब पूरी तरह से दमन कर देना है, लोगों को दबा देना है। ठीक है, इस तरह का उन्होंने क्या लगाया, एक तरह का पॉलिसी लगाया। अब जो पीसफुल सत्याग्रही थे, जो शांति से सब कुछ कर रहे थे, उन पे अटैक किया गया।
और उसमें बहुत सारे वोमेन चिल्ड्रन थे, सबको बहुत बुरी तरह से पीटा गया और लगभग 1 लाख पीपल को क्या किया गया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। आप इमेजिन कीजिए कि ये जो सिचुएशन है कितनी ज़्यादा पिटी कंडीशन में थे लोग उस टाइम इंडिया के, अपनी ही कंट्री में वो ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे थे। ठीक है, सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड enter into a pact with Irvin on 5th March 1931 by the Gandhi-Irvin Pact. Gandhiji consented to participate in a round-table conference. The Congress had boycotted the first round-table conference in London and the government agreed to release the political prisoners in December 1931. ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट था उसकी वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया कि फिर से मूवमेंट को वापस ले लिया। ठीक है, कॉल ऑफ द मूवमेंट अब वापस ले लिया तो 5 मार्च यानी 5 मार्च 1930 को उन्होंने क्या किया कि जो लॉर्ड इरविन थे उनके साथ एक अलायंस, एक समझौता किया। पैक्ट मतलब समझौता, और वो जो समझौता था ध्यान से देखिएगा उसको हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो गांधी इरविन पैक्ट जो था इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया था कि इसमें महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होना था उसको अटेंड करने के लिए हाँ कर दिया था कि हाँ ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होगा हम उसको अटेंड करेंगे। कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट लीडर थे वो पहले ही बॉयकॉट कर चुके थे फर्स्ट राउंड टेबल। ठीक है ना, लंदन में जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना था उसको पहले ही बॉयकॉट कर चुके थे, लेकिन महात्मा गांधी ने सेकेंड जो राउंड टेबल था यहाँ पे देखिएगा उसको अटेंड करने के लिए हाँ कर दिया था कि ठीक है यहाँ पे जो सेकेंड राउंड टेबल होगा हम लोग उसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, चलिए तो बदले में गवर्नमेंट जो है वो एग्री हो गई कि चलो जो भी आपके पॉलिटिकल प्रिजनर हैं हम उसको आप आज़ाद कर देंगे। ठीक है, इसके बदले में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश कॉलोनी की वो बोली कि ठीक है कुछ जो प्रिजनर आपके हैं हम उसको आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तो अब बात आती है दिसंबर 1931 की, ध्यान से देखिएगा। तो अब बात आती है दिसंबर 1931 की। यहाँ देखिएगा महात्मा गांधी जो है वो चले जाते हैं लंदन टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि वो चले जाते हैं लंदन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए वहाँ पर। अब यहाँ क्या होता है कि वो जो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन है वो बीच में ही ख़त्म हो जाता है, बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। बीच में ही सारा नेगोशिएशन है जो ख़त्म हो जाता है, जो भी बातचीत होना था वो होता नहीं है, उस तरह का सिचुएशन वहाँ पर रहता नहीं है और उनका इरादा जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है अंग्रेज़ों का। वहाँ जाकर देखिए तो इंडिया में आकर महात्मा गांधी क्या देखते हैं कि सरकार जो है एक नए तरीके से, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक नए तरीके से ऑपरेट कर रही है इंडियन को। ठीक है, साइकिल ऑफ रेप्रेशन जो है उन लोगों का नया होते जा रहा है। गफ्फार खां और जवाहरलाल नेहरू दोनों जो थे उस टाइम क्या थे, दोनों लोग अरेस्टेड थे। देखिए वो लोग दोनों थे जेल में थे। अब कांग्रेस क्या था, कांग्रेस जो है उस समय इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दी गई थी कि कांग्रेस को आप इलीगल पार्टी बोलेंगे। ये क्या कर रही है कि सिंपली जो है किस तरह का मतलब सिचुएशन जो है ना कंट्री के अंदर वो ख़राब कर रही है, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी को बहुत सारे जितने भी मतलब प्रोटेस्ट थे, बहुत सारी जितनी भी असेंबली थी, सबको बॉयकॉट कर दिया गया और सख्त कदम उठा लिए गए थे कि किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा, जुलूस नहीं निकलेगा। मतलब ब्रिटिश कॉलोनी जो थी एकदम पूरे मोड में आ चुकी थी, डिफेंस मोड में, कि अब किसी भी तरह से भारतीयों को एक्टिव नहीं होने देना है। किस बात के लिए, तो फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी की लड़ाई के लिए। ठीक है, मीटिंग डिमोन्स्ट्रेशन जितने भी सबको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब महात्मा गांधी ने क्या लॉन्च किया था, तो महात्मा गांधी ने रीलॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इसी मोमेंट में फिर से लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, और उसको 1 साल तक, मतलब साल भर तक ये जो है मूवमेंट पूरी तरह से चला, लेकिन 1914 तक आते आते उसका स्पीड जो है थोड़ा सा स्लो पड़ गया। ठीक है, लॉस्ट इट्स मोमेंटम। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि सिचुएशन कितना बैड था। नेक्स्ट टाइम हम लोग कवर करेंगे 3.2 टॉपिक को, जो हमारे पेज नंबर 65 का पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट के अंदर। ठीक है।